हाँ जी। तो देखो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं हाँ जी, ये कह रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाते हैं यूजर्स के लिए। दैट मीन्स मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अकाउंटिंग करते वक्त, यानी कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते वक्त हम लोगों को उसे इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो रिलायबल हो, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, यानी कि इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस यानी कि एक तो हम उसको कोई कुछ गलत ना बनाएं, ताकि वो जो भी यूजर उसे यूज करे तो उसे कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। प्लस बायस नहीं होनी चाहिए। बायस का मतलब होता है कि हमें अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसको पेश नहीं करना है, यानी कि ईमानदारी से दिखाना है, जो सच्चाई है वो दिखानी है, तभी वो रिलायबल बनेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। और फिर सेकंड है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर, और रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन तब बनती है इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए सच दैट कि वो उन्हें डिसीजन मेकिंग में मदद करे। अब देखो ये सारी बात हो रही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, मतलब आपको क्या क्या बनाना है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ जर्नल और लेजर सिखाया है सही मायने में, जो कि अभी कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता लोगों को। इसके आगे की जो चीजें हैं ना वो हैं जो कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, जैसे आगे चलकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सिखाऊंगा, बैलेंस शीट सिखाऊंगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जब आपको बनानी आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इन बातों को कहने का मतलब क्या था, रिलायबिलिटी का क्या मतलब था, रेलेवेंस का क्या मतलब था, अंडरस्टैंडेबिलिटी कह रहा है और कंपेरेबिलिटी कह रहा है। यानी कि हमें, मतलब पहले फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं, वो कह रहा है कि दैट यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस ऑफ द पीरियड either with that of other periods known as intra firm comparison or with the accounting information of other enterprises known as inter firm comparison। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंपेयर करना आसान हो। इसका मतलब है अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन को टाटा से कंपेयर करना है तो वो मैं आसानी से कर पाऊं। ठीक है, वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए, यानी कि हमें इस तरह से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है या ऐसा सिस्टम बना के चलना है जिससे दो फर्म का आपस में कंपैरिजन हो सके, या फिर एक ही फर्म के 2 साल आपस में कंपेयर किए जा सके। यानी कि जैसे 2019 को 2020 और 2021 से कंपेयर करने की बात हो तो
तो वो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। लेकिन ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको प्रैक्टिकली अभी आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे, उसके बाद ये सब समझ में आएगा एक्चुअल में। अभी तो ऊपर ऊपर से ही बात कर रहा हूं मैं भी। तो हो सकता है आप कहो कि सर ज्यादा समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आपको अभी ट्रायल बैलेंस भी नहीं आता, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट कुछ भी नहीं आता। तो ये जो अभी आपने सीखा है ना, इसको तो बुक कीपिंग कहते हैं। असली अकाउंटिंग तो अब शुरू होगी। ये तो सिर्फ बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड्स को रखना। अब उसका फायदा कैसे उठाना है ये तो मैंने अभी सिखाया नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो बेसिकली सर देखा जाए तो हम अकाउंटिंग तो अभी सीखे ही नहीं है सही मायने में। हाँ जी बोलो। सर इस पे जैसे पेपर में ऐसी एक स्टेटमेंट आई थी तो चार ऑप्शन दिए थे, जैसे कि ये चारों की रिलायबिलिटी का ये है कि रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो सर वो समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब उसमें क्या उसमें करना क्वेश्चन क्या कैसे था? है। क्वेश्चन क्या था? मतलब वो तो वो स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन था? अभी सर वो याद नहीं है, पर स्टेटमेंट स्टेटमेंट देके वो पूछ रहे थे इसमें क्या वो इम्प्लाई हो रहा है इन चारों में से। वो तो मैं समझ गया कि उन्होंने ये जो बात है ना, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि information provided through the financial statements must be presented in a manner that users are able to understand it। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिख दी, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी को कहने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जब इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर फर्म कंपैरिजन की बात कर रहा है तो कंपेरेबिलिटी की बात कर रहा है। तो अब इसमें से उन्होंने कोई स्टेटमेंट तो वहां लिख के दी होगी। अब वो तो आप मुझे पूरी स्टेटमेंट या पूरा का पूरा वो क्वेश्चन बताओगे तो आपको मैं समझा पाऊंगा कि उसमें कौन सा वाला चारों में से कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे थे। या तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग, कुछ याद आ रहा है? अगर उन्होंने डिसीजन मेकिंग की बात की थी तो रेलेवेंस की बात हो रही है। अगर उस स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग की बात की गई थी तो इसका मतलब है रेलेवेंस को सिलेक्ट करना था आपने। और अगर आपको याद नहीं है तो वही बात है, वो एरर और बायस की बात भी कर रहे हो सकते हैं, तो रिलायबिलिटी। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो साफ पता लग जाता है ना। और इंटरफर्म कंपैरिजन या इंट्राफर्म कंपैरिजन बोलेंगे तो वो भी पता लग जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पहले वाले दो ही होंगे जो आपसे पूछे गए होंगे, क्योंकि ये वाले जो दो है ना, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, इन दोनों के अंदर स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस और हेल्प्स यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, ऐसी कोई वर्डिंग्स होंगी वहां पे जरूर। तो वो आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो क्या वर्डिंग्स थी, क्योंकि इन्हीं पे डिसाइड होगा। ये सब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमने कहा था एक होती है बुक कीपिंग और एक होती है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, जर्नल एंड लेजर। और अकाउंटिंग के अंदर आती है बुक कीपिंग और बुक कीपिंग के आगे का प्रोसेस। ये सब मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी कवर हो जाती है, और साथ में उससे रिलेटेड आगे कई चीजें जो हमने अभी सीखनी है, अभी तो हमने सीखी ही नहीं है। सर मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था, ये मैंने भेजा। देखता हूँ।
हाँ तो ये पहला वाला ही आ गया ना, फर्स्ट वाला ही तो है ये पॉइंट। मैं एक मिनट ग्रुप में ही भेज रहा हूँ, सब लोग ग्रुप में देख लो, मैंने ग्रुप में भेजा है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट दैट रिपोर्टेड information is reasonable presentation of the actual items and events that have occurred, यानी कि फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, इसी का मतलब है एक्चुअल आइटम्स एंड इवेंट्स। ये लाइन लिखी है ना, एक्चुअल आइटम्स मतलब असली में जो हुआ है वो ही हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो असली में जो हुआ है वही, मतलब कि हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, तो बायस नहीं है ये। बायस का मतलब होता है हमने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया किसी के सामने। तो बायस वर्ड को हटाकर अगर बोले तो यूं बोलेंगे जो है वो ही पेश किया है, मतलब एक्चुअल आइटम्स एंड इवेंट्स, एंड देयर इज नो एरर। इसलिए ये रिलायबिलिटी वाला सिलेक्ट करना था आपको, यानी कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, भरोसे के काबिल है, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली मतलब ये है कि थोड़ा डीपली वो उस चीज को समझे बिना ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मतलब इजी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कोशिश जरूर करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझ में आ जाए। लेकिन ये थ्योरी अगर आप पूरा 11th का कोर्स करने के बाद पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी, देख लेना। अभी थोड़ी सी है टेढ़ी मेढ़ी, खैर स्टिल। अब तो ये चारों क्लियर हुए, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब ये चैप्टर है जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कईयों का ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन कईयों का आ भी रहा हो सकता है। दिस इज द मेन चैप्टर, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। स्क्रीन पे सबको क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो व्हाट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है, मतलब दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह के सिस्टम होते हैं बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। वन इज नोन एज कैश बेसिस एंड वन इज नोन एज एक्रूअल बेसिस, ठीक है। आप में से जिसका भी ये चैप्टर आ रहा है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम एंट्रीज, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो वो कह रहा है कि अंडर कैश बेसिस entries in the books of accounts are made when cash received or paid and not when the receipt or payment becomes due। इस लाइन का क्या मतलब है ये मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, मगर कैश बेसिस के नाम से ही हो रहा है क्लियर कि जब कैश लिया या दिया जाएगा उसे तभी
एक तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, या माना जाएगा कि हाँ भाई कैश दे दिया, कैश ले लिया, तो वो चीज रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग में। मगर एक्रूअल बेसिस कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है एक्रूअल बेसिस कहता है कि अंडर दिस सिस्टम the monetary effect of transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which the cash is actually received or paid. कुछ समझ आया? कुछ समझ में आया? यस सर। क्या? कि सर शायद ये बता रहा है कि जिस टाइम जैसे हमने क्रेडिट पे मान लिया, तो जिस टाइम उसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जब पैसे रिसीव होंगे उस टाइम नहीं लगेगा, जैसे पे हम देंगे या रिसीव करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखो, महेश हैड कैश सेल्स ऑफ ₹7,80,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 3,20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। His expenses for the year were 5,40,000, out of which 160 is still to be paid. Find out Mahesh income for 2017-18 following the cash basis of accounting. मैं यहाँ दोनों की बात कर रहा हूँ, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आप लोगों के हाथ में असाइनमेंट है तो मेरे साथ साथ लिखते भी जाना, जैसे मैं कर रहा हूं। नहीं तो एक तरीका और भी है कि अभी आप समझ लो, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो आप इसको देख देख के असाइनमेंट में लिख लेना। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है? इसी स्पॉट पे ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। सेल्स कैश की कितनी है? 7,80,000। और क्रेडिट सेल्स कितनी है? 3,20,000। और एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? 5,40,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,60,000। मतलब टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो 540 हैं, जिनमें से 1,60,000 अभी पे नहीं हुए हैं, अभी पे होने हैं। तो कैश बेसिस कहता है कि जो हमारी नेट इनकम होगी दैट विल बी 7,80,000 माइनस यानी कि 540, 440 में से 60 गए, 380, यानी कि हमारी नेट इनकम जो है वो 4 लाख रुपए की है। ये कैश बेसिस के हिसाब से है। कैश बेसिस सीधी सीधी बात करता है कि आपके पास कैश सेल से पैसा कितना आया 2017-18 में? कितना आया? 7,80,000। और क्रेडिट सेल 3,20,000 हुई, इसका पैसा कब आएगा? इसका पैसा कब आएगा? हमने उधार में माल बेचा है, इसका पैसा कब आएगा? जब सर वो दे देगा। ये सर जब सामने वाला पर्सन हमको देगा। अब वो सामने वाला अगले साल भी दे सकता है, अगले से अगले साल भी दे सकता है। मतलब 2017-18 की तो कहानी है ही,
वो 2018-19 में देगा या उसके बाद देगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, या हो सकता है ना भी दे, हो सकता है ना भी दे। ठीक है, तो कैश बेसिस कहता है कि आपको अभी पैसे नहीं मिले ना 3,20,000, तो आप 3,20,000 को अपनी इनकम में काउंट नहीं करोगे, जो पैसे मिले हैं सिर्फ वो काउंट होंगे, कैश बेसिस ये कहता है। ठीक है, अच्छा ये तो थी इनकम की बात। अब खर्चे हमारे कितने हैं टोटल? 5,00,000। 5,40,000। मगर उसमें से 1,60,000 इज स्टिल टू बी पेड, का मतलब अभी पे नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग है, यही मतलब हुआ ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब हुआ कि ये पैसा अभी हमने देना है, तो दिया कितना है वो मैंने माइनस करके पता लगा लिया, 3,80,000। ठीक है, यस यस सर। सर। तो कैश बेसिस ये कह रहा है, कैश बेसिस ये कह रहा है कि हमने कैश सेल से मनी जनरेट की है 780, और एक्सपेंसेस पे करे हैं 380, तो 780 में से 380 काट दो, बाकी हमारी नेट इनकम हो गई अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस पे कैसे करेंगे सोचो जरा। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमें देने होते हैं ना। हाँ देने तो हैं, लेकिन कैश बेसिस कह रहा है कि आपने अभी पे कितने करे हैं, 380 ना, यस पांच सर। 540 यस में, सर। ठीक है सर। 540 में से 160 तो अभी दिए ही नहीं है, वो कब देंगे हम? अगले साल। अभी के लिए तो यही बोलेंगे ना अगले साल, तो इसका मतलब है कि वो इस साल का एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगा, अगले साल का माना जाएगा कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। कैश बेसिस कहता है कैश आया तो इस साल में रिकॉर्ड करो, अगर फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर के ही साल में रिकॉर्ड करो, अभी मत करो। ठीक है, यस सर। लेकिन एक्रूअल बेसिस होता तो हमारी नेट इनकम का फॉर्मूला होता टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि हमारी टोटल इनकम होती 780 प्लस 320, और हमारे टोटल एक्सपेंसेस तो है ही है 5,40,000, तो 7 3 10 और 11 लाख ये हो जाते, में से 5,40,000 माइनस हो जाते, यानी कि हमारी नेट इनकम बैठती यार उस वक्त 6,40,000, 5,60,000, ये हमारी नेट इनकम बैठती है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। एक्रूअल बेसिस कहता है हमने अगर गुड्स इस साल में बेचे हैं तो उसे इसी साल की इनकम कंसीडर करना चाहिए, चाहे पैसे मिले या ना मिले। उसी तरीके से लॉ कहता है कि एक्सपेंसेस हमने इस साल में अकर हुए, हमारे इस साल में अकर हुए 5,40,000, तो हमें 5,40,000 को एक्सपेंस इस साल का मानना चाहिए, चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनकी सर्विसेज तो इस साल के अंदर दे दी गई है ना, मतलब सर्विसेज तो उसके अगेंस्ट ले ली गई हैं या दे दी गई हैं, जो भी कहेंगे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इनकम या जो एक्सपेंस जिस ईयर को बिलोंग करता है उसको उसी ईयर में लिखना चाहिए, चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, या फिर चाहे वो पे हुआ हो या ना हुआ हो। समझ आई बात? यस सर। तो इन रियल लाइफ, सही बोलूं तो रियल लाइफ में
यही वाला सिस्टम फॉलो होता है, यही वाला सिस्टम फॉलो होता है एक्रूअल बेसिस। यानी कि डे टू डे लाइफ में जिसके भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, गवर्नमेंट के साथ हमारी जो भी सेटलमेंट होती है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि एक्रूअल बेसिस पर होती है। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने जिस साल में माल बेचा है उसकी इनकम उसी साल में दिखाई जाएगी, चाहे उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई हो या ना हुई हो। मतलब क्रेडिट सेल भी इसी साल में गिनी जाएगी 3/20 की, और 7,80,000 की कैश सेल भी इसी साल में गिनी जाएगी, और आपके टोटल खर्चे भी इसी साल में माने जाएंगे, चाहे वो पे हुए हों चाहे ना हो। समझे? सर तो कैश बेसिस बनाया ही क्यों है? ताकि एक्रूअल बेसिस समझ आ सके। देखो फनी सा आंसर है, लेकिन एक बात है, सच क्या होता है? आप कहोगे सर जो झूठ नहीं होता। मेरे ख्याल से सब बोलेंगे सर जो झूठ नहीं है वो सच है। तो मैं कहूंगा अच्छा झूठ क्या होता है? हाँ जी, झूठ क्या होता है? जो सच नहीं है वो झूठ है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली झूठ को समझने के लिए सच को समझना पड़ेगा, और सच को समझने के लिए झूठ का की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं घुमा फिरा के कि ये दो तरह के बेसिस हैं। इन्हें मैंने आपसे पहले कैश बेसिस डिस्कस किया, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को कैश बेसिस ढंग से क्लियर ना हुआ हो, लेकिन एक्रूअल बेसिस समझ में आते ही कैश बेसिस पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि रियल लाइफ के अंदर एक्रूअल बेसिस का ही फॉलो किया जाता है। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, चलो ये तो बकवास थी, मतलब हंसाने के लिए बोला था, ठीक है, सच झूठ। लेकिन लॉ में अलाउ नहीं करता कैश बेसिस। नहीं, लॉ ना एक्सेप्ट नहीं करता कैश बेसिस को। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे से एक स्टूडेंट ने मई में क्लासेस ली, जून में क्लासेस ली, और अब जुलाई चल रहा है, और वो मुझे जुलाई में 3 महीने की फीस देता है। ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि वो मुझे जुलाई में 3 महीने की फीस दे रहा है, तो मैं चाहे मैंने फीस को जुलाई में लिया हो, लेकिन मैं उसे इनकम कौन से महीने की मानूंगा? जो क्लासेस मैंने मई मई जून। में, जो क्लासेस मैंने मई में दी है, उसकी फीस को मैं मई की इनकम मानूंगा। जो क्लासेस मैंने जून में दी है उसकी फीस को मैं जून की इनकम मानूंगा, चाहे वो मुझे जुलाई में मिली है। इट डजेंट मैटर्स कि मुझे जुलाई में मिली है तो क्या हुआ, फीस तो मई की है ना, जून की है ना, मिली जुलाई में है। तो लॉ भी यही कहता है कि आपने काम कौन से महीने में किया, मई में, तो मई की इनकम है वो, चाहे पैसा आपको जाके जुलाई में मिल रहा है। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर्विसेज कौन से महीने में दी गई, मई में, तो इसका मतलब है मई की इनकम है वो, चाहे वो रिसीव जुलाई में जाके हुई हो। ठीक है, बात समझ में आई? हो यस सर। सकता है, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाए, लेकिन लेकिन जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं उसको समझने के लिए आपको करना क्या है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप दोनों तरीकों से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपने इनको घर पे करके, चाहे मुझे सेंड मत करना लेकिन घर पे कर लेना, क्योंकि मैं अगली क्लास में ना ये डिस्कस करूंगा। 6 और 7 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये डिस्कस करने से ही क्लियर होंगे। ठीक है, बात समझ में आई?
मतलब एक तरह से ये होमवर्क ही दे रहा हूं मैं आप लोगों को। और अगर किसी के एमसीक्यूज के अंदर मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आ रहा है 1 2 3 4 भी कहा था मुझे किसी किसी बच्चे ने, तो इसका मतलब है कि 100% इसमें से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 दे रखे हैं। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर, वहां पे 4 आंसर दिए होंगे, आपको करेक्ट आंसर निकालकर उसको टिक करना है। ठीक है, समझ में आई बात? जिसका अभी नहीं आया है हो सकता है उसका अगली बार आ जाए और हो सकता है ना भी आए। मतलब स्कूल का टीचर अगर इसको कटवाई देता है तो इट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज ये जो है ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है। मतलब आपको 2 सिस्टम बताए जा रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में फॉलो एक्रूअल बेसिस होता है। देखो इसके बारे में यहाँ क्या लिखा है। It is the system of accounting according to which transactions are recorded in the books of accounts when transaction is entered into, irrespective of cash having been received or not. यानी कि ट्रांजैक्शन कौन से महीने में हुई है तो उसी महीने में रिकॉर्ड होगी, चाहे उसका पैसा उस महीने में मिला हो या ना मिला हो। सर्विसेज कौन से महीने में दी गई हैं, दे वांट टू से दिस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब आपका बनता है ये वाला क्वेश्चंस करना, और मैं आपसे ये डिस्कस करके इसकी यहाँ पर मैंने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना और फिर कुछ भी डिस्कशन होगी तो मैं कर लूंगा। और ये एक छोटा सा चैप्टर था, एक ही क्लास वाला 4th चैप्टर, ये भी एक तरह से निपट जाएगा, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपका होमवर्क है, मतलब आज इतनी ही क्लास ले रहा हूँ, अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आज की तो इतनी ही है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे यही जो मैंने अभी जैसे आपसे एक बताया, ऐसे दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये मैंने दे रखे हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन ही है जो ऐसे ही पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। तो आप इनको एक बार अपने पार्ट पे करना अटेम्प्ट, फिर मैं डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। पहले आप करो, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसमें सोचते कैसे है, अब आप दिमाग लगाओ और सोचो। ठीक है, ओके सर। अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये मतलब मैं आप कर भी लोगे तो भी मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके ये 6-7 क्वेश्चन डिस्कस होते होते ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहले 15-20 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास में और उसके बाद नया करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर रहा हूँ, मतलब अभी ग्रुप पे उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और लिंक आपको भेज रहा हूँ। ओके सर।